इस कार्यक्रम को देखने सुनने वाले सभी श्रोतागण, कार्यकर्ता बंधु और देवी और सज्जन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 29 जुलाई 2002 को हमारी भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की है और इसे NEP 2020 अंग्रेजी में कहा जाता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये पॉलिसी जो है, इसके बनने के पहले, इसके निर्माण के पूर्व पूरे देश में लगभग 2.5 लाख लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए और उन लोगों के सुझाव इसमें सम्मिलित किए गए। इसके अलावा पूरे देश में अनेक गोष्ठियाँ हुई, संगोष्ठियाँ हुई, वर्कशॉप हुए, सेमिनार हुए, वर्ग हुए, कॉन्फ्रेंस हुए। पूरे देश में इस प्रकार से एक माहौल बना और उन गोष्ठियों में, उन संगोष्ठियों में, उन वर्कशॉप में, उन कॉन्फ्रेंस में, उन वर्ग में और उन सेमिनार में जो निष्कर्ष, जो निर्णय, जो मत, अभिमत, जो सुझाव आए, वो सब इसमें सम्मिलित किए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया, 2.5 लाख के करीब लोगों के सुझाव इसमें सम्मिलित हैं और ये सुझाव ऑनलाइन सरकार ने एक निश्चित अवधि में आम नागरिक से ये कहा था कि आप अपने सुझाव सीधे ऑनलाइन दे सकते हैं। तो इस शिक्षा नीति में सुप्रसिद्ध वरिष्ठ शिक्षाविदों से लेके एक आम नागरिक तक के सुझाव इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि ये जो शिक्षा नीति है लगभग 34 साल बाद आई है। इसके पहले जो शिक्षा नीति थी वो 34 साल पूर्व आई थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूर्व की शिक्षा नीति जो थी उसमें सामान्यतः ये होता है कि उसके पहले की जो शिक्षा नीति है उसमें कुछ काट के, कुछ जोड़ के, प्रायः उसको थोड़ा सा बदल के और इस प्रकार से तैयार किया जाता है। लेकिन ये शिक्षा नीति एकदम आमूल-चूल परिवर्तन के साथ निर्मित हुई है, क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी हुई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी इसमें सम्मिलित की गई है। इसीलिए इसको समेकित शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा नीति और व्यापक शिक्षा नीति, सर्वसमावेशी शिक्षा नीति, सर्वस्पर्शी शिक्षा नीति, ये इसके बारे में कहा जाता है। तो ये बहुत सोच समझ के ये शिक्षा नीति का निर्माण यहाँ पर हुआ है। दूसरा ये है कि इस शिक्षा नीति की विशेषता ये है कि इसमें भारत राष्ट्र है, इसमें भारतीय संस्कृति है, इसमें भारत है और इसमें भारतीयता है। इसका जो ध्येय वाक्य है वो इसमें लिखा हुआ है। उसमें यह लिखा हुआ है कि हम अपने विचारों से भारतीय हों, हम अपने कर्मों से भारतीय हों और हम अपनी बौद्धिकता से भारतीय हो। तो ये इस प्रकार से इसका ध्येय वाक्य से हमें पता चल जाता है कि ये शिक्षा नीति कैसी होगी। गुणवत्ता की दृष्टि से, आधुनिकता की दृष्टि से और भी सभी दृष्टि से इसको प्रयास किया गया है कि इसको सबसे अच्छी श्रेष्ठ बनाई जाए। इसमें सभी जो स्टेक होल्डर है, जो सभी हितधारक है, उनकी चिंता की गई है। जैसे कि शिक्षा, शिक्षक, शिक्षण, इनकी गुणवत्ता की तो इसमें चिंता है ही। इसके अतिरिक्त छात्र और अभिभावक की भी इसमें चिंता की गई है। तो इस प्रकार से इसीलिए इसको समग्र शिक्षा नीति कहा जाता है। इस शिक्षा नीति में हमारे जो भारतीय प्रतिमान हैं उनको विशेष रूप से उन पर बल दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है वो शिक्षा का, प्राचीन काल से शिक्षा का एक बहुत प्रसिद्ध केंद्र रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्व प्रसिद्ध विद्या के केंद्र रहे हैं और यहाँ विद्या अर्जन के लिए विदेशों से भी छात्र आते रहे हैं। और ये जो है हमारी शिक्षा पद्धति, उसका इसका जो
जो ये शिक्षा के केंद्र हैं, इसका एक कारण ये है कि हमारे यहाँ गुरु शिष्य की गौरवशाली परंपरा रही है, और इस गुरु शिष्य की परंपरा के अंतर्गत ही हमारे यहाँ शिक्षा का विकास हुआ है। और ये अनेक गुरुकुलों का संचालन होता रहा है, और प्राचीन समय से लेके मध्यकाल तक, जब हम मध्यकाल में आते हैं तो कबीरदास जी जो बड़े संत हुए हैं, उन्होंने, उनका एक दोहा है, उसी से शिक्षा का हमारे देश में महत्व पता चलता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसमें गुरु को गोविंद से पहले स्थान दिया गया है। तो इसी से हमें पता चलता है कि भारतीय संस्कृति में गुरु का क्या स्थान रहा है। लेकिन गत वर्षों से हम देखते हैं कि जो हमारे शिक्षक थे, जो हमारे आचार्य थे, जो हमारे प्राचार्य थे, उनका अवमूल्यन, उनकी अवमानना इतनी नीचे गिर गई कि हमने उनको शिक्षक की बजाय शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, इस प्रकार के उनको नाम दे दिए, और यहाँ तक कि उनको रोजंदारी पे हम रखने लगे। और उसके भी आगे हम जाएं तो प्रति पीरियड, जो प्रति कालखंड बोलते हैं, उसके हिसाब से हम उनको वेतन मेहनताना उनको देने लगे। तो इतना अवमूल्यन उनका गिरा दिया। सरकार ने ये चिंता की, सरकार का ये सोच है, इस शिक्षा नीति में लिखा हुआ है कि जो गुरु किसी राष्ट्र का भविष्य का निर्माण करते हैं, जो गुरु किसी राष्ट्र की भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं, जो गुरु अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, सदाचार देते हैं, मूल्य सिखाते हैं, उनका इतना अवमूल्यन करना ठीक नहीं है। तो सरकार ने इन आचार्य प्रचार्यों की पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। उनका आदर, उनका सम्मान, उनका जो प्रतिष्ठा है, उसको वापस लाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर विशेष रूप से हमारे जो आचार्य प्राचार्य हैं, जो शिक्षक है, उनके ऊपर अधिक बल दिया गया है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि शिक्षा, शिक्षण और शिक्षक, इनके ऊपर बल दिया ही गया है, लेकिन प्राचार्य आचार्य के ऊपर विशेष बल दिया गया है। और प्राचार्य आचार्य का न केवल उनकी सेवा शर्तें, न केवल उनकी पदोन्नति, इनके ऊपर ध्यान दिया है, बल्कि उनके चौतरफा उनकी जो समस्याएं, उन सब पे एक साथ ध्यान दिया गया है। जैसे कि उनके प्रशिक्षण की बात है तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, टीईटी, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसका उसमें उल्लेख है। कई प्रकार के प्रशिक्षण की इसमें व्यवस्था की गई है। और एक बीएड का एक 4 वर्षीय कोर्स, बहुत उत्कृष्ट कोर्स इसमें शुरू किया गया, ताकि हमारे आचार्य प्रचार शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी हो। उसके अलावा उनकी और भी अनेक समस्याएं, न केवल उनके वेतन सेवा शर्तों पर, बल्कि उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता इसमें की गई है। उनको उनके अनुकूल वातावरण मिले, जहाँ वो पढ़ाएं वहाँ स्वच्छ वातावरण मिले, पर्यावरण की दृष्टि से, और भी कई स्वच्छता की दृष्टि से उनको वातावरण मिले, चिंता की गई है। उसके अलावा उनके ट्रांसफ़र, उसके लिए एक नीति की बात कही गई है। उनके ट्रांसफ़र की नीति बने, उनके ट्रांसफ़र ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, उसका एक अलग से सॉफ्टवेयर हो, और बार बार अनावश्यक रूप से उनके ट्रांसफ़र नहीं किए जाएं। ये इसका इसमें उल्लेख है। इसके अलावा उनसे गैर शिक्षकी काम नहीं करवाए जाएं। यहाँ तक कि उनसे जो कार्यालय के प्रशासनिक, जटिल प्रशासनिक कार्य, वो भी नहीं। और शिक्षा में भी जैसे मध्याह्न भोजन है या और कोई कार्य आते हैं, उनको कम से कम समय दिया जाए। इसका ये अर्थ है कि और भी बहुत सारे जो सरकारी शिक्षक हैं हमारे, उनको कभी जनगणना में, कभी दवाई वितरण में, या कभी चुनाव में, ऐसे बहुत सारे उनके कार्य होते विशेष रूप से। तो शासन ने इस शिक्षा नीति में ये चिंता की है कि उनको शिक्षा के अलावा गैर शिक्षकी काम कम से कम कराया जाए।
इस प्रकार से शिक्षकों का, आचार्य प्राचार्यों का इसमें बहुत उनका ध्यान रखा है, उनकी बहुत चिंता की गई है। और दूसरा यह है कि हमारे जो प्राचीन मानदंड है, जो हमारे प्राचीन प्रतिमान है, उनके अंतर्गत मातृशक्ति की इसमें विशेष चिंता की गई है। मातृशक्ति की शिक्षा पर इसमें विशेष बल दिया गया। हमारे यहाँ एक कहावत है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तंत्र तंत्र देवता। तो जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इस देव वाक्य को लेके, इस मातृशक्ति की बात को ध्यान में रख के शासन ने हमारी बालिकाओं की, हमारी कन्याओं की शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। उनकी शिक्षा पर एक तो उनका ड्रॉप रेट वो कम न हो। 8वीं के बाद सामान्यतः बालिकाओं की शिक्षा बंद हो जाती है, ड्रॉप ले लेते हैं, शाला छोड़ने की स्थिति में आ जाते हैं। उसके अनेक कारण हैं, कारणों पे मैं नहीं आऊँगा, लेकिन सरकार ने इस ड्रॉप जो रेट है इसको कम करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है। और वो कार्यक्रम 8वीं के बाद जो अभी 17% के करीब है सभी का, उसको 10% तक लाने का सरकार ने इसमें घोषणा की है। विशेषकर कन्याओं की शिक्षा की बात इसमें की गई है। उसके अलावा GR जो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो है, जो सकल नामांकन अनुपात है, उसको भी बढ़ाने का इसमें समयबद्ध कार्यक्रम दिया गया है। इसमें हायर एजुकेशन में 2035 तक 50% करने का है, और स्कूल एजुकेशन में 2030 तक 100% GR करने का इसमें प्रतिबद्धता सरकार ने दिखाई है। उसके अलावा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था इसमें की गई है, और इसमें उनके लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। और आपको सबको विदित है कि बजट भी इसमें 3% बजट था जो GDP का, वो बढ़ाकर लगभग 6% बजट की इसमें प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार से मातृशक्ति के लिए इसमें बहुत प्रावधान किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार एक जेंडर इंक्लूशन फंड, लैंगिक समावेशी निधि की स्थापना की गई है, जो कि बालक और बालिकाओं की शिक्षा की समानता के लिए इसमें किया गया है। तो ये प्रावधान पहली बार बालिकाओं की शिक्षा के लिए इसमें किया गया है। एक अन्य, मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं बता रहा हूँ। एक और जो विशेष बात इसमें की गई है वो है सेज की। सेज अभी तक हम पिछले 15-20 सालों से केवल उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, आयात निर्यात में ही सुनते थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लेकिन स्वतंत्रता के पहली बार शिक्षा जगत में सेज को लेके आई है सरकार, स्पेशल एजुकेशन जोन। ये एक नई संकल्पना सरकार इसमें लेके आई। और सेज की स्थापना वहाँ होगी जिन क्षेत्रों में बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी अकादमियाँ, शिक्षण संस्थाएं, IIT जैसी बड़ी संस्थाएं, उनसे जो क्षेत्र वंचित रह गए, जो पिछड़ गए, तो पिछड़े क्षेत्रों में सेज की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उन पिछड़े क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की संस्थाएं खोलने का इसमें घोषणा हुई है, इसमें प्रावधान है। और इन पिछड़े क्षेत्रों में विशेषकर जो पिछड़ा वर्ग है, अर्थात पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग है, उसकी चिंता इसमें की गई है। SGDP शब्द इसमें लिखा है, सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, उसको ये नाम दिया है। तो इस प्रकार से उसकी भी इसमें चिंता की गई है, और समाज के पिछड़े वर्ग की चिंता की गई है, और पिछड़े क्षेत्रों की चिंता की गई है। सेज के अंतर्गत बजट की भी व्यवस्था अलग से की गई है, और कई प्रकार की छात्रवृत्तियों, स्कॉलरशिप की इसमें स्थापना की गई।
तो इस प्रकार से ये जो शिक्षा नीति है इसमें और भी बहुत सारी विशेष बातें हैं। एक इसमें ऑनलाइन एजुकेशन का इसमें प्रावधान किया गया। भविष्य में ऑनलाइन एजुकेशन का प्रचार प्रसार बढ़ेगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है, बल्कि ये कोविड-19 के कारण ये थोड़ा पहले ही आ गया है। अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस चल रही है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए डिजिटल एजुकेशन का प्रचार प्रसार करना, ये इसमें सम्मिलित किया गया है। और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी सुविधाएं, उनमें विस्तार करना, उनका निर्माण करना, प्लेटफॉर्म का निर्माण करना, उसके अलावा जो उपकरण है वो सस्ते करना, जो अन्य उपकरण है वो सस्ते करने का इसमें प्रावधान है। क्योंकि नेटवर्क की जो दिक्कत है वो उसको वो एक चुनौती है, तो उसके लिए व्यवस्था करना, प्लेटफॉर्म बनाना। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें और भी है, विद्युत आपूर्ति की व्यवधान नहीं हो, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे गाँवों में भी शिक्षा पहुँचे। क्या होता है कि जैसे एक दूरस्थ गांव का क्षेत्र है, वहाँ कोई गरीब आदमी है, उसके 3 बच्चे, तो 3 बच्चों को सबसे पहले तो एंड्रॉयड फ़ोन तीनों को लाना, स्मार्टफोन लाना, फिर उसके बाद उनको नेटवर्क की व्यवस्था करना। तो ये सब इतना आसान नहीं है। तो शासन ने इसकी चिंता की है। शासन ने ये इसमें प्रावधान किया है कि उनके लिए नेटवर्क की सुविधा होगी और उनके लिए उपकरण सस्ते होंगे, ये सब टेलीफोन, ये जो मोबाइल के उपकरण भी और दूसरे उपकरण भी। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन की आगे जाके भविष्य में उन्होंने इस शिक्षा नीति में बहुत चिंता की गई है। फिर मातृभाषा में शिक्षा, तो मातृभाषा में शिक्षा के अंतर्गत 5वीं तक बच्चा घरेलू भाषा में या अपनी मातृभाषा में पढ़ता है तो उसको जल्दी सीखने में आता है, चीज़ें जल्दी समझता है, जल्दी सीख जाता है। ये वैज्ञानिक सत्य है बिल्कुल, कि जो बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ता है वो मातृभाषा में वो जल्दी सीखता है। तो सरकार ने 5वीं तक घरेलू भाषा और मातृभाषा में, वो 5वीं क्या बल्कि 8वीं तक कोशिश ये रहेगी कि बेहतर रहेगा अगर 8वीं तक बच्चे को मातृभाषा या घरेलू भाषा में पढ़ाया जाए। और ये मातृभाषा घरेलू भाषा के लिए स्कूल में शिक्षक और आचार्य की व्यवस्था भी होगी। हर शिक्षक की, हर भाषा की व्यवस्था कोई ना कोई शिक्षक उसमें होगा ही। जैसे शिक्षकों का, जैसे स्वच्छता के बारे में जो बात आई है कि, और जो बच्चे होते हैं जैसे स्पेशल चाइल्ड है या दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए भी शिक्षा नीति में इस विशेष शिक्षक की स्थापना रहेगी स्कूल में, पाठशालाओं में, उनके साथ संप्रेषण होगा, दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधा होगी, उनके शौचालय की सुविधा होगी। ये सब चीज़ों की चिंता इसमें की गई है। तो मातृभाषा में शिक्षा की इसमें विशेष व्यवस्था की गई है। और जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं संस्कृत सहित, उन 22 भाषाओं के विस्तार और विकास की भी इसमें प्रावधान किया गया है। उनके लिए भाषाई अकादमी खोलने की व्यवस्था है। जो मातृभाषा या घरेलू भाषा है, जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो भाषाएं, उनके लिए शैक्षणिक संस्थाएं, अकादमियाँ खोलने की व्यवस्था की है। संस्कृत को भी विशेष रूप से संस्कृत को मुख्य धारा में लाने का भी प्रयास किया गया है और संस्कृत के लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रावधान किया गया है। तो मातृभाषा में शिक्षा के अंतर्गत 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उनकी चिंता इस सरकार ने इसमें की है और उन सब भाषाओं का विकास करने का और उनके माध्यम से बच्चों का विकास करने की व्यवस्था इसमें की गई है। उसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा, फिर आपके व्यवसाय जीवन पर्यंत शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ये सब शिक्षाओं की इसमें व्यवस्था की गई है। उसके अलावा शिक्षा में सेमिस्टर पद्धति और जो ये डिसिप्लिनरी है, बहुविषयक जो एक व्यवस्था है कि अब आप उदारता के साथ केमिस्ट्री के साथ संस्कृत भी पढ़ सकोगे, अब आप फिजिक्स के साथ कला भी पढ़ सकते हो। तो ऐसे इसमें उदारता का उपयोग किया गया है।
फिर कौशल विकास की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, और हमारे जो शिक्षक हैं उनको तकनीकी रूप से अपडेट अद्यतन बनाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, ये सब इसमें बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हायर एजुकेशन अलग है, फिर स्कूल एजुकेशन पे बहुत इसमें ध्यान दिया गया है। स्कूल एजुकेशन पे विशेष रूप से इसमें ध्यान दिया गया, और जो पहले की जो पैटर्न था उसकी जगह 5+3+3+4 इसका ये पैटर्न किया गया है। और उसमें स्कूल शिक्षा में सेमिस्टर पद्धति लाने की बात भी इसमें की गई है। तो इस प्रकार से हर दृष्टिकोण से, अभिभावक के दृष्टिकोण से, छात्र के दृष्टिकोण से, शिक्षक के दृष्टिकोण से, आम जनता के दृष्टिकोण से, देश के दृष्टिकोण से, गुणवत्ता के दृष्टिकोण से, आधुनिकता के दृष्टिकोण से, सब दृष्टिकोण से इसमें व्यवस्था की गई है। अब सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्रियान्वयन की है। हमारे देश में या कहीं भी नीतियाँ अच्छी बन जाती है, नियम बन जाते हैं, कानून भी बन जाते हैं, संशोधन हो जाते हैं, सब हो जाता है, लेकिन क्रियान्वयन की दृष्टि से हम, तो ये एक सबके लिए चुनौती है कि इसका क्रियान्वयन अच्छी तरह हो। 2035 तक इसका क्रियान्वयन पूरी तरीके से होने का लक्ष्य रखा गया है। और क्रियान्वयन जिस इच्छा शक्ति के साथ, जिस श्रम के साथ, जिस उद्यम के साथ और जिस प्रयास के साथ ये शिक्षा नीति बनाई गई है, उससे अधिक श्रम, उससे अधिक उद्यम, उससे अधिक इच्छा शक्ति और उससे अधिक प्रयास की ज़रूरत इसके क्रियान्वयन में लगेगी। ये मुख्य बात है, क्योंकि क्रियान्वयन पक्ष जो है सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। मुझे याद है, अच्छी तरह याद है कि ये जो शिक्षा के जो क्रियान्वयन की बात है, वो जैसे त्रिभाषा फार्मूला है। अब त्रिभाषा फार्मूला जो है बनाया था सरकार ने, लेकिन वो दक्षिण के राज्यों ने तो उसको पूरी तरह से पालन किया, लेकिन हमारे उत्तर के राज्यों ने उसका पूरी तरीके से पालन नहीं किया। 1-2 राज्य, हरियाणा या कोई, उन्होंने उसका पालन किया। तो क्रियान्वयन जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण है और हम लोग जो है इसमें पूरी ताकत के साथ सरकार को सहयोग करें, जुटें, तब जाके ये क्रियान्वयन होगा। तो ये क्रियान्वयन का काम जो है सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। शिक्षा नीति बनाना तो अच्छा है, इसके पहले भी शिक्षा नीति बनी है और भी बनेगी, लेकिन क्रियान्वयन अगर इसका सफलतापूर्वक हो गया तो ये शिक्षा नीति की सार्थकता है। नहीं तो वही स्थिति, पहले जैसी स्थिति इसमें हो जाएगी। क्योंकि मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है, क्रियान्वयन है, इसके साथ दूसरी चीज़ें भी हैं। जैसे हमारे देश में अभी भी बताया जाता है कि 60 लाख गांव हैं और बहुत सुदूर दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित है। अब वहाँ तक सड़कें, पुल, यातायात, ट्रांसपोर्ट, ये भी होना। नहीं तो सरकार ने इतनी अच्छी शिक्षा नीति बना दी, लेकिन ये शिक्षा नीति तो अब राज्य और केंद्र सरकार, यूनियन सरकार दोनों की समवर्ती सूची का विषय है। तो अगर राज्य सरकारों का सहयोग इसमें नहीं मिला तो ये क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं व्यवधान आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमारे जो दूरस्थ गांव में इसको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सड़क, पुल, यातायात, ये व्यवस्था राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी, जहाँ भी जो है। क्योंकि मैं दक्षिण में गया था, दक्षिण में मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं वहाँ रहा हूँ, तो मैंने ये देखा कि वहाँ 2-3 बातों का विशेष रूप से उन्होंने विकास किया। सबसे पहले तो सड़कें उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत जाल फैला दिया। दूसरा, यातायात, अभी भी आप उनकी बस व्यवस्था इतनी सस्ती है सरकारी, और टाइमिंग ऐसा है कि आप घड़ी मिला सकते। हैदराबाद, बेंगलोर में तो शहर में भी आप घड़ी मिला सकते हैं जहाँ इतना ट्रैफिक है। उसके अलावा उन्होंने जगह जगह एक डिस्टेंस के अंदर स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था की। जो प्राइवेट कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट हमारे क्षेत्र में भी आ रहा, नॉर्थ में, ये दक्षिण में बहुत पहले से है।
तो शिक्षा की उन्होंने गांव-गांव में स्कूल होना चाहिए, गांव-गांव में कॉलेज होना चाहिए। आप कभी भी ध्यान देंगे कि कोई दक्षिण के व्यक्ति होंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो वो कोई आपको ये नहीं बताएगा कि मैं चेन्नई का हूँ या बेंगलोर का हूँ या हैदराबाद का हूँ या त्रिवेंद्रम का। सामान्यतः वो बताते हैं कि मैं रामेश्वरम से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर फला फला गांव का रहने वाला हूँ। हमारे जो पूर्व क्रांतिकारी राष्ट्रपति कलाम साहब, वो खुद एक रामेश्वरम के छोटे से गांव के निवासी थे। तो कोई भी जो जितने भी बड़े पद पे जो दक्षिण भारतीय आते हैं, मेरा अनुभव है, मैं उनसे पूछता था कि आप मूल कहाँ के निवासी, तो बताते मैं फलाने गांव का। लेकिन वो चीज़ नॉर्थ में देखने को नहीं मिली मुझे, जो दक्षिण में। एक चीज़ और, विषयांतर हो रहा है थोड़ा, लेकिन एक चीज़ और है कि वहाँ पर थिएटर की व्यवस्था उन्होंने बहुत की, यानी स्कूल, कॉलेज, रोड और ट्रांसपोर्ट के साथ गांव-गांव में थिएटर है। तो वहाँ के जो दक्षिण के जो कलाकार हैं, वो इतने ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। चाहे वो एमजीआर हो, चाहे वो ये डीएमके के करुणानिधि हो, चाहे वो एनटीआर हो तेलुगु देशम के, चाहे कर्नाटक का बादशाह राजकुमार हो, उनकी एक आवाज़ पे जनता जो है पलट जाती है बिल्कुल। एनटीआर का तो उदाहरण है, उन्होंने 6 महीने में रद्द बना के सरकार पलट दी, 50 साल पुरानी सरकार, 6 महीने के अंदर एनटीआर ने। और जब एनटीआर की फिल्में आती थी तो लोग जूते चप्पल थिएटर के बाहर दरवाजे पे खोल के उनकी फिल्में को देखने जाते थे, क्योंकि ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने ईश्वर का, देवता का रोल किया। तो ये थोड़ी एक अलग बात है। लेकिन मेरा कहने का आशय ये है कि इस इतनी अच्छी, इतनी समग्र, इतनी समेकित, इतनी सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी शिक्षा नीति को सफल बनाना हमारा सबका कर्तव्य है। और इसमें अन्य राज्यों का भी विभिन्न तरीके से किसी न किसी रूप से सहयोग इसमें पहुंचना चाहिए, तो ही इस सरकार का और इस देश का जो लक्ष्य है और जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, बहुत बढ़िया।